हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आज जो आपको मैं सत्य घटना बताने जा रहा हूँ, ये ऐसी घटना है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। पहले तो भारतीय रेल की पोल खुलेगी कि कैसे धांधली की जाती है रेलवे में, और दूसरी प्रभु जो हैं ईश्वर, जिसे हम भगवान कहते हैं, गॉड कहते हैं, कई अल्लाह कहते हैं, कोई वाहेगुरु कहता है, राम कृष्ण कहते हैं हम जिन्हें, वे साक्षात पर ब्रह्म हमारे जो ईश्वर है। कोई गणेश जी को मानता है, कोई शिव जी को मानता है, किसी भी नाम से उनको पुकार लीजिए। तो ये जो ईश्वर है, ये हर व्यक्ति की, हर आत्मा की, यानी इस संसार जगत में इतने सारे हम जीव हैं, हर जीव की वो कैसे जीव का कैसे वो ख्याल रखते हैं, वो भी आपको मेरी इस सत्य घटना से पता चलेगा। और ये सत्य घटना इतनी सुंदर है कि आप जब सुनोगे इसे तो आपको लगेगा कि देखो सच में वाकई में भगवान कैसे ख्याल रखते हैं। तो इसीलिए हम जब जब कोई भी बात करते हैं, किसी भी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं, उनको समझने में हमें देर लग सकती है, लेकिन कई बार हमें ऐसा लगता है कि भाई ये अनजान व्यक्ति हमसे ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। तो उस क्यों का कारण भी आज की सत्य घटना में आपको पता चलेगा। तो हुआ यूँ, ये सत्य घटना बताने से पहले ये बताऊंगा कि कल मेरी श्री कृष्ण से मुलाकात हुई मेरे स्वप्न में। और जब मैं श्री कृष्ण से मिला, भगवान श्री कृष्ण से, मैं चला गया था भूतकाल में। इसकी कहानी जो है ये हमारे कम्युनिटी पोस्ट में है, जो आप देख सकते हो, पूरी कहानी डिटेल में। मैं तो केवल उसका आखिरी का किस्सा बताऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा। प्रभु श्री कृष्ण ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे संसार का ख्याल रखूँगा, तुम्हें मेरे संसार का ख्याल रखना है। तो कितनी बढ़िया वाणी कही है भगवान श्री कृष्ण ने कि मुझे केवल प्रभु के संसार का ध्यान रखना है और वे मेरे संसार का ध्यान रखेंगे। क्या ये बात सब पर लागू नहीं होती है? होती है ना। ये बात हर इंसान पर लागू होती है, हर जीव पर लागू होती है, क्योंकि वे जो प्रभु हैं, परमात्मा हैं, वे सबका ख्याल रखते हैं, सबका ख्याल रखते हैं। जब वे हमारा सबका ख्याल रखते हैं, हमारे संसार का, हमारे परिवार का ख्याल रखते हैं, तो हमारा भी तो फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके इस सुंदर से संसार का ख्याल रखें। क्योंकि अगर हम नहीं रखेंगे ख्याल इस सुंदर संसार का, तो और कौन रखेगा। अब आप देखिए, इस निसर्ग गार्डन में जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ मन कितना शांत रहता है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, और इस हरियाली को देखकर, पक्षियों की चहचहाहट को सुनकर मन इतना भावुक भी हो जाता है और साथ साथ इतना शांत भी हो जाता है, इतना बढ़िया सुकून मिलता है कि पूछिए नहीं। तो हमारा सारा संसार भी तो ऐसा ही होना चाहिए। कहीं युद्ध चल रहा है, कहीं मारकाट चल रही है, कहीं कोई गाली गलौज चल रहा है। ऐसे प्रभु के संसार को अगर हम बिगाड़ेंगे, ख़राब करेंगे, तो उनका संसार तो बाद में ख़राब होगा, हमारा संसार सबसे पहले ख़राब होगा। इस बात को आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, सुन लीजिए। अब मैं जो आपको घटना बताने जा रहा हूँ, मैं आपको हमेशा हमारे YouTube चैनल के ज़रिए, जो कि भगवान श्री कृष्ण का चैनल है, उसके ज़रिए हमेशा सत्य घटनाएं ही बताता हूँ। कोई भी काल्पनिक घटना या कोई भी दिमाग से उपजी हुई घटना को नहीं बताता हूँ। इसका सीधा सीधा जहाँ जहाँ प्रूफ दे सकता हूँ, एविडेंस दे सकता हूँ, देने की कोशिश करता हूँ। आपने देखा ही होगा हमारे रामायण सत्संग में कि किस प्रकार हम तिरुपति गए, तिरुमाला गए, और किस प्रकार तिरुमाला में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के साक्षात्कार मनुष्य रूप में दर्शन हुए। उसके बाद कैसे प्रभु से मुलाकात हुई, उनसे क्या बातें हुई, वो सब रामायण सत्संग में तिरुपति के वीडियो में है, जो मैंने एविडेंस देने की कोशिश की। अब आज की जो घटना बताने जा रहा हूँ, इसमें भी आपको मैं एविडेंस दूंगा जहाँ जहाँ पॉसिबल है। तो आपको बिलीव करना है या नहीं करना है, ये तो आप पर निर्भर करता है। लेकिन मैंने एक बात देखी है, आप विश्वास करें या ना करें, घटना तो बहुत सुंदर सुंदर होती है और उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही मिलता है। तो हुआ यूँ कि ये तारीख थी हमारी 6 दिसंबर की। 6 दिसंबर 2024, आज से समझ लीजिए, आज मैं बैठा हूँ 13 दिसंबर है आज की तारीख, और जस्ट 7-8 दिन पहले 6 दिसंबर 2024 को हम हरिद्वार से मुंबई के लिए रवाना हुए। अब हरिद्वार से मुंबई आने के लिए हरिद्वार LTT एक्सप्रेस, मुंबई आने की एक्सप्रेस है, वो ट्रेन है। उस ट्रेन में फ़र्स्ट AC के डब्बे में हमारी टिकट कंफर्म हो गई थी। अब फ़र्स्ट AC में कैसा कैबिन होता है, कैबिन्स होते हैं और कूपे होता है।
तो कैबिन जिसको बोलते हैं उसमें 4 सीट्स होती है, 2 सामने 2 इस तरफ, 4 लोग बैठ सकते हैं एक कैबिन में। और जो कूपा होता है, कूप बोलते हैं COUPE, कूपे, उस कूपे में 2 ही सीटें होती हैं। तो वो जब कोई 2 लोग यात्रा करते होते तो उनको मिल जाती है। अब हम थे 3 जन यात्रा करने वाले, तो हमें कूपे तो मिला नहीं, कैबिन मिला। जब हम 3 जन हैं यात्रा करने वाले तो उस ट्रेन में उस कैबिन में एक पैसेंजर तो और आएगा ही आएगा और बैठेगा। तो हम हरिद्वार से चले और हरिद्वार से जैसे ही चल के हम करीब 1-1.5 घंटे बाद टपरी नामक के स्टेशन आता है, उस स्टेशन पर गाड़ी रुकी और टपरी नामक स्टेशन से एक पैसेंजर चढ़े और वे चढ़कर सीधा हमारे कैबिन में आए, क्योंकि उनकी सीट हमारे कैबिन में थी। अब यहाँ देखिए, आपको यहाँ से जो घटना शुरू होती है, इसे आप सुनोगे ना, आप दंग रह जाओगे। क्यों? क्योंकि भारतीय रेल की पोल कैसे खोली जाएगी वो आपको बताऊंगा मैं। एक लूप होल है पूरे भारतीय रेलवे में, जो कि बहुत ही बुरा लूप होल है, ऐसा होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आपका परसेप्शन, लोगों का परसेप्शन अलग हो सकता है। और साथ साथ टीटी जो होते हैं वो कैसे गड़बड़ और धांधली कर सकते हैं, वो भी इस घटना से आपको पता चलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ये पता चलेगा कि प्रभु जो है, ईश्वर, वो हम सब का ख्याल कैसे रखते हैं, कैसे लोगों की बुद्धि को पलट देते हैं जो प्रभु ध्यान रखते हैं। तो टपरी स्टेशन से जो पैसेंजर चढ़े वो सीधा हमारे कैबिन में घुसे। अब हमारे कैबिन में वो आगे आगे एक लेडी थी, पीछे पीछे एक हस्बैंड होंगे उनके, वो सामान लेकर आए। तो हम समझे कि लेडीज़ का सीट होगी वहाँ पर हमारे कैबिन में, तो वो बैठ जाएंगी। ओल्ड थी, मतलब समझ लीजिए करीब 60 बरस के होंगे, 55-60 बरस के। तो लेडी बैठी, लेडी के साथ साथ वो उनके हस्बैंड थे, वो भी बैठ गए उधर ही। तो मैंने पूछा कि आपकी एक सीट है यहाँ पर या 2 सीट है? तो बोले कि नहीं, हमारी जो टिकट हमने कराई थी उस टिकट में 2 सीट के लिए हमने बुकिंग की थी। ध्यान से सुनिएगा, 2 सीटों के लिए उन्होंने बुकिंग की थी। 2 सीट यानी फर्स्ट AC की 2 सीट के लिए बुकिंग, और 2 सीट में उनकी एक कंफर्म हुई और एक वेट लिस्ट में गई। अब ये गड़बड़ था। यहाँ आता है एक लूप होल भारतीय रेलवे का, कि भारतीय रेलवे कहता है कि यदि आपने समझिए 6 लोगों की टिकटें बुक कराई है और उस 6 में से अगर एक पैसेंजर भी कंफर्म सीट हो जाती है तो 6 के 6 पैसेंजर ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं। अब इस घटना ने कैसा मोड़ लिया सोचिए। हमारा जो फर्स्ट AC का कैबिन है, जिसमें केवल 4 लोग बैठ सकते हैं, 4 सीटें होती हैं, उस 4 के कैबिन में अब 5 लोग हो गए, क्योंकि हम 3 थे परिवार के और वो हस्बैंड और वाइफ दोनों के दोनों अपनी एक सीट के ऊपर दोनों के दोनों बैठ गए। तो आमतौर पे आप देखेंगे, मैं तो लोगों की बहुत सहायता करता हूँ और जी जान से सहायता करता हूँ। अपना भी सैक्रिफाइस करना पड़े ना तो पीछे नहीं हटता हूँ, लेकिन सहायता अवश्य करूँगा, क्योंकि भगवान ने कहा है परोपकार आपके हृदय में भर भर कर होनी चाहिए। परोपकार यदि सीने में नहीं है तो फिर आप संसार में जीने योग्य व्यक्ति नहीं हैं। इसी के मद्देनज़र मैं उनको देख रहा था, हस्बैंड वाइफ को। अब ट्रेन टपरी स्टेशन से आगे की ओर बढ़ी, तो मैंने भाई साहब से पूछा कि भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं आप लोग? तो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट डे एक स्टेशन आने वाला है, उस स्टेशन पर वो जाएंगे। वो सोलापुर जाना चाह रहे थे, तो सोलापुर से नज़दीक भुसावल स्टेशन आता है, तो बोले भुसावल स्टेशन पे हम उतरेंगे। अब भुसावल स्टेशन अगले दिन करीब 2-2:15 बजे का टाइम है भुसावल स्टेशन पहुंचने का, ट्रेन का, अगले दिन का। और ये ट्रेन हमारी चली थी हरिद्वार से शाम को 5:30 बजे। शाम को 5:30 बजे हरिद्वार से चलती है और अगले दिन रात को 9:30-10 बजे तक मुंबई LTT पे पहुंचा देती है। अब भुसावल आने वाला था करीब 2:30 बजे। तो मैंने इनसे पूछा आप लोग भुसावल जाओगे? तो बोले कि हाँ हम भुसावल जाएंगे, भुसावल से फिर कार या बस करके हम अपने गांव चले जाएंगे। मैंने कहा अच्छा, तो आपने TT से बात की? क्योंकि आपकी तो एक ही सीट कंफर्म हुई है, तो दूसरी सीट के लिए क्या बात हुई है? तो वो जो भाई साहब थे उन्होंने कहा कि हाँ TT को बोला तो है, तो बोले कि हम देखते हैं, सीट मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो आप लोग 2 जन एक सीट पे एडजस्ट कर लीजिए। अब जहाँ ये शब्द उन्होंने कहा कि आप लोग 2 जन एक सीट में एडजस्ट कर लीजिए, वहाँ मेरा मत्था ठनक गया। अब मैं सोचूं कि 4 जन की सीट पे 5 जन अब रहेंगे यहाँ पर इस कैबिन के अंदर, ये तो एक बड़ा रिस्क वाला फैक्टर जैसा भी लगता है ना, क्योंकि हम 3 जन हैं, बच्चे हैं मेरे साथ में और ये दोनों हस्बैंड वाइफ है।
रात को कैबिन का दरवाज़ा फर्स्ट क्लास के एसी के डब्बे में लोग अंदर से लॉक कर देते हैं और लॉक करने के बाद में सो जाते हैं। अब सोने के समय या सोने के बाद यदि ये जो दोनों हस्बैंड वाइफ है इन्होंने कुछ घटना कर दी अप्रिय, कोई चोरी कर ली या कुछ मार मुर के चले गए या कुछ सुंघा दिया, कुछ भी कर दिया, तो भाई ये तो सोचने वाली बात है। और फिर दूसरी 4 सीटें हैं, 4 सीट में 2 जन एक सीट के ऊपर सोएंगे और हम लोग 3 जन अपनी अपनी सीट पे सोएंगे, ये भी तो अच्छा नहीं है। तो मन और आत्मा का जो द्वंद्व होता है ना, उसे समझिए। आत्मा कह रही थी भाई ये 2 जन एक ही सीट के ऊपर कैसे सोएंगे, एक तो वृद्ध हैं, वृद्धावस्था में, मतलब 60 बरस की आयु होगी उनकी दोनों की, 60-62 ऐसे, और 2 जन एक ही सीट के ऊपर सोना कितना तकलीफ़ है ना, रात भर सोना, उधर बैठना ठीक है लेकिन सोना तो कितनी तकलीफ़ की बात है। तो और मन ये कह रहा था कि अरे ये तो गलत हो गया ना भाई, मैंने फर्स्ट एसी की टिकट बुक कराई किस लिए, ताकि मैं आराम से शांति से जा सकूं। और मैं जब ट्रेन में ट्रैवल करता हूं तब भी मेरा कर्म करते रहता हूं। भगवान ने कहा है अच्छे अच्छे आपको सत्संग करना है, वीडियो बनाना है और डालना है। अब यहाँ कैबिन में अगर 5 जन रहेंगे, हल्ला होता रहेगा तो कैसे होगा। ये तो टीटी से इनको बात करनी चाहिए। तो इन्होंने तो मुझसे कहा कि टीटी से बात करेंगे, लेकिन इन दोनों की आपस में बात होती हुई मैंने सुन ली। जो हस्बैंड ने वाइफ से कहा कि अरे सीट तो अच्छी है, हम दोनों जन आराम से इधर सो जाएंगे, कल दोपहर को तो भुसावल स्टेशन आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और वाइफ ने कहा कि हाँ ठीक है, और दोनों के दोनों वहाँ बिस्तर बिछा के आराम से लेट गए। अब देखिए यहाँ प्रभु ने मेरी प्रवृत्ति को कैसे मोड़ दिया। सच्चाई से कह रहा हूँ, कोई भी जीव इस संसार में इतनी सच्चाई से आपको बातें नहीं बताएगा। भगवान ने मेरी प्रवृत्ति उस समय ऐसी कर दी, मानसिक स्थिति, कि मुझे एकदम उफ सी होने लग गई कि भाई ये 2 जन क्यों अंदर कैबिन में, एक ही जन होना चाहिए था, क्योंकि 4 सीट होती है तो 4 ही जन होने चाहिए, 5 क्यों है। तो मैं वहाँ से उठकर मैं बाहर गया। टीटी जैसे ही बाहर गया तो संयोगवश सामने से टीसी साहब आ रहे थे, मोटे से थे, हट्टे कट्टे। मैंने टीसी साहब को बताई कहानी, भाई ये 2 पैसेंजर हैं हमारे फर्स्ट एसी के कैबिन में और इनकी एक ही टिकट कंफर्म हुई है, दूसरी कंफर्म नहीं हुई है, तो आप इनको सीट दिला रहे हैं ना कि नहीं दिला रहे हैं। तो टीसी बोले अरे सर अभी कहाँ, पूरी ट्रेन भरी हुई है, किधर से सीट मिलेगी, एक सीट खाली नहीं है, 2 जन तो है, सोने दीजिए ना आराम से, वो अपनी सीट पे सो जाएंगे, आपको तो तकलीफ़ नहीं दे रहे हैं। जबकि जैसे ही वो दोनों आके एक सीट के ऊपर बैठे, मेरा जो बच्चा था वो उस सीट से उठ के हमारे पास में आ गया, यानी हम 2 जन की बैठने वाली सीट पे हम 3 जन बैठ गए और वो 2 जन वहाँ पर लेट गए आराम से। तो अब ये देखिए, जहाँ हम कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते थे, हमारा कंफर्टेबल वहाँ पर चला गया। क्यों? क्योंकि हम 3 जन एक सीट के ऊपर अब बैठे हुए थे और वो 2 जन उधर सीट के ऊपर लेट गए आराम से। तो मैंने टीसी को यही बात बताई, मैंने कहा भाई फर्स्ट एसी की ट्रेन की टिकट जो कटाई है, ये इसलिए तो नहीं कटाई है ना कि मतलब हम अनकंफर्टेबल रहें, कंफर्टेबल होना चाहिए। तो उन्होंने कहा देखिए सर, रेलवे का नियम है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। उन्होंने कहा, रेल की पोल खोल रहा हूँ, रेलवे का नियम है कि यदि एक टिकट में चाहे 6 पैसेंजर हो, एक भी टिकट कंफर्म हो गई तो सब के सब उस ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं। मैंने कहा ये नियम तो बड़ा गलत नियम है। इसका मतलब तो आप कह रहे हो कि अगर ये 2 की जगह पे 6 जन होते और एक ही टिकट कंफर्म होती तो आप 6 के 6 लोगों को मेरे कैबिन में घुसेड़ देते। तो टीसी का ऐसे, मैंने कहा नहीं टीसी साहब ये गलत है, इनको आप सीट दिलाइए और इनको सीट दिलानी पड़ेगी आपको, नहीं तो मैं ट्रेन को आगे नहीं जाने दूंगा, मैं रोक दूंगा ट्रेन को। तो टीसी बोला अच्छा ठीक है आप बैठिए, दिल्ली आता है ना, दिल्ली तक मैं कोशिश करता हूँ किसी तरह से सीट दिलाने की। हाँ लेकिन मैंने कहा दिल्ली में भी नहीं मिली तो? बोले सर नहीं मिली तो क्या कर सकते हैं, वो उसी कैबिन में बैठ कर जाएंगे अपनी सीट के ऊपर। तो मैं यहाँ पर हताश हो गया और इतना हताश हुआ कि ये जो पॉलिसी है ना रेलवे की, ये बहुत ही गलत पॉलिसी है। अब आप सोचिए, अगर 4 सीट है फर्स्ट एसी के कैबिन में या सेकंड एसी के कैबिन में भी सेकंड एसी के ट्रैवल डब्बे में भी 4 सीटें होती है, उस 4 सीट पर अगर कोई एक ऐसी फैमिली आ जाती है जिनका 6 लोगों का टिकट कंफर्म किया हो और एक ही कंफर्म हुआ है, बाकी 5 वेट लिस्ट है, तो 6 के 6 लोग उस 4 जन की सीट में बैठेंगे, यानी 3 लोग तो बैठे हुए, एक और आ जाएगा और उनके साथ 5 मेंबर और, यानी टोटल के टोटल 9 लोग 4 सीटों पे बैठेंगे। ये तो रेलवे की पॉलिसी ही गलत है और ऐसी पॉलिसी में इतना पैसा खर्च करने का क्या लाभ। इससे अच्छी तो फ़्लाइट है, फ़्लाइट में अपना टिकट कटाओ, जो सीट नंबर मिलती है, जो सीट है उस पर एक ही व्यक्ति बैठ सकता है, 2 का तो बैठने का स्थान ही नहीं होता है ना।
लेकिन ये रेलवे है, ये तो बोलती भाई फर्स्ट एसी का डब्बा है, आप 2 जन को देते हैं हम कंफर्टेबल, लेकिन कोई वेट लिस्ट वाला आ गया तो 4 लोग भी बैठ जाओ उसी सीट के ऊपर। तो भाई मैं आपके फर्स्ट एसी के डब्बे में या सेकंड एसी के डब्बे में क्यों ट्रैवल करूँगा। और ये सेकंड एसी फर्स्ट एसी की बात नहीं है, ये फर्स्ट एसी हो चाहे सेकंड एसी हो चाहे थर्ड एसी हो चाहे स्लीपर कोच हो, हर जगह तो लोगों को तो तकलीफ़ होती है ना इस पॉलिसी से, क्योंकि स्लीपर कोच में तो सबसे ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा वेट लिस्ट वाले लोग आते हैं। वो आरएसी कोटा होता है ना कि 2 सीट होती है ऊपर नीचे की साइड के ट्रेन के डब्बे में, और 2 सीट के ऊपर 4 लोगों को कन्फर्मेशन दे दी जाती है कि 4 लोग बैठ सकते हैं, सोने की 2 जन की सीट है और 2 जना आराम से जाओ, अगर नहीं हुई है तो चारों के चारों बैठे बैठे जाओ ट्रेन में। सो दिस पॉलिसी इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग। एक जगह पर तो सही लगती है कि हाँ चलो जिनको टिकट नहीं मिलती है लास्ट मोमेंट पे वो कम से कम ट्रैवल करके अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इसका असर बाकी पैसेंजर्स पे तो कितना होता है ना, उन्हें भी तो तकलीफ़ होती है। तो आप ऐसी पॉलिसी आपने रखी क्यों है। तो मैं ऐसा मन में ये सारी बातें सोचते सोचते चुपचाप आके अपने कैबिन में यूँ बैठ गया, और कैबिन में बैठे बैठे मैं सोचने लगा अब इसका इलाज क्या किया जाए। टीसी ने तो साफ इनकार कर दिया सीट देने से, ये दोनों ऐसे एक सीट के ऊपर लेटे हुए हैं और मैं एकदम अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ। अब देखिए भगवान ने, प्रभु ने मेरी प्रवृत्ति कैसी कर दी, जबकि मैं ऐसा इंसान हूँ परोपकार वाला जो सबको मदद करते हुए चलता हूँ। इसका भी उदाहरण आपको मिलेगा। तो मैंने सोचा अब और कोई उपाय नहीं है, रेलवे में कंप्लेंट करनी पड़ेगी। तो मैं अपने कैबिन से उठा और बाहर गया जहाँ सिंक और वॉशरूम का एरिया होता है, वहाँ पर जाकर मैंने रेलवे कंप्लेंट नंबर जो होता है 139 उस पर कंप्लेंट की। वो कंप्लेंट का स्क्रीनशॉट भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखिए मेरे वीडियो में आपको दिख जाएगा। तो 139 पे मैंने कंप्लेंट रजिस्टर की कि भाई फर्स्ट एसी के डब्बे में जहाँ 4 सीटें होती हैं वहाँ पर एक पैसेंजर एक वेट लिस्ट और एक कन्फर्मेशन के साथ में आया है, तो 5 जन हो गए हैं कैबिन में। आप वो जो वेट लिस्ट वाला पैसेंजर है उनको टिकट दिलाने के लिए मैंने कहा, सीट दिलाने के लिए टीसी से, और टीसी ने साफ मना कर दिया। तो आप टीसी को कहिए कि उनको सीट दिलाएं, नहीं तो मुझे मेरे फर्स्ट एसी का टिकट का पैसा रिफ़ंड करवाइए अगर ऐसे चलना है तो उन्होंने मेरी कंप्लेंट रजिस्टर की और बोले कि सर आपको कॉल आएगा रेलवे से। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जाके अपने सीट के ऊपर वापस जाकर बैठ गया। और फिर दोनों हस्बैंड वाइफ जो थे सामने उनसे थोड़ी बहुत बातें की। तो बातें करने से लगा कि हाँ अच्छे लोग हैं, लेकिन ये जो रेलवे का नियम है ना ये गलत है। कुछ देर बाद मुझे रेलवे से कॉल आया, और जैसे ही कॉल आया तो मैं वापस कैबिन से उठा, क्योंकि सामने बात नहीं कर सकता था। तो मैं बाहर वापस गया वॉशरूम के एरिया में, और वॉशरूम के एरिया में जाकर मैंने बात की। तो अब सुनिए रेलवे वाले ने क्या कहा मुझसे। रेलवे वाले ने कहा कि सर देखिए मैं समझ सकता हूँ कि आपकी 3 सीटें हैं और जो चौथी सीट है उसके ऊपर 2 पैसेंजर आ गए हैं, लेकिन सर बात को समझिए, ट्रेन फुल है पूरी तरह से, हमने टीसी से बात की, सीट नहीं है। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप अनकंफर्टेबल हो रहे होंगे, लेकिन सर कोई उपाय नहीं है ना। देखिए कितनी मिठाई से बातें कर रहे हैं कि आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, लेकिन सर कोई उपाय नहीं है। अभी वो कल स्टेशन पे उतर जाएंगे, तब तक वो अपनी सीट के ऊपर 2 लोग सो रहे हैं, तो आपको तो ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। मैंने कहा वो अपनी सीट पर 2 लोग सो रहे हैं उससे ऐतराज़ नहीं है मुझे। ऐतराज़ इस बात से है कि उन जो 2 सीट, एक ही सीट के ऊपर 2 लोग सो रहे हैं, तो बैठने का स्थान तो हम 3 लोग एक ही सीट के ऊपर बैठे हुए हैं, जबकि 2 जन बैठने चाहिए। और फिर ऐतराज़ मुझे उससे भी ज़्यादा रेलवे की इस पॉलिसी से है कि अगर आप ये कह रहे हो कि अगर ये 2 जन की जगह पे 6 जन आगे होते, जिसमें से एक का कंफर्म सीट होता उस फर्स्ट एसी के कैबिन में और 5 को सीट नहीं मिली है, तो आप 6 के 6 लोगों को कैबिन में घुसा देते। बोले नहीं सर ऐसा थोड़ी करते। मैंने कहा वो वैसी तो बात हो गई। बोले सर देखिए अभी सीट नहीं होती है तो रेलवे की पॉलिसी है, तो अगर 6 आते तो 6 को भी ऐसे ही कैबिनों में बैठा के ट्रैवल कराते। मैंने कहा यही तो गलत बात है, ये एक तरह से बहुत ही गलत बात है, क्योंकि पैसेंजर चाहे वो फर्स्ट एसी में ट्रैवल करे, चाहे सेकंड में ट्रैवल करे, चाहे थर्ड एसी में ट्रैवल करे, चाहे स्लीपर कोच में ट्रैवल करे, वो अपनी सीट का पैसा भरता है। अपनी सीट का पैसा भरता है मतलब उसके रेलवे की सीट पे उसको बैठने के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए और सोने की सीट भी कंफर्टेबल होनी चाहिए। अब उसकी बैठने की सीट पे, एक की सीट पे अगर 4 लोग बैठ जाएंगे तो वो उसने पैसे भरे किस लिए। ये तो गलत करके आप गलत पॉलिसी चला रहे हैं रेलवे में, ये आपको नहीं चलाना चाहिए। तो बोले कि नहीं सर देखिए मैं टीसी से बात करता हूँ लेकिन सीट अवेलेबल नहीं है, सो आई एम हेल्पलेस, और ऐसे बोलकर फ़ोन काट दिया। कंप्लेंट नंबर रजिस्टर कर ली उन्होंने, वो कंप्लेंट नंबर भी आप देख सकते हो स्क्रीन पर। अब यहाँ मेरा मत्था और ठनक गया।
ऐसा ठनक गया कि मैंने कहा कि भाई अब ये ना ट्रेन से ना मैं नेक्स्ट स्टेशन पे उतर ही जाऊंगा, ट्रेन को आगे जाने नहीं दूंगा। इतना गुस्सा आ रहा था कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाते क्यों हैं जिससे लोगों को तकलीफ़ हो। मैं जाके कैबिन में चुपचाप बैठ गया। फिर 10 मिनट तक सोचता रहा कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। फिर मैंने कहा अब तो ये टीसी का ही गला पकड़ना पड़ेगा जाके। फिर उठा मैं कैबिन से और टीसी को ढूंढने के लिए पेंट्री के डब्बे की तरफ गया। पेंट्री में गया, पेंट्री वाले से पूछा भाई टीसी कहाँ पर है। तो उन्होंने बोला कि सर टीसी पीछे वाले डब्बे में है। तो मैं पीछे वाले डब्बे में गया तो वहाँ पर 2 टीसी थे, लेकिन वो जो मोटे वाले टीसी थे पहले जो मिले थे वो नहीं थे वहाँ पर, दूसरे 2 टीसी थे दूसरे डब्बों के। तो मैंने उन दोनों टीसीज़ को हमारी सारी कहानी बताई, घटना बताया और मैंने कहा कि आप जाके उनसे कहिए कि उनको सीट दिलाए। तो लेकिन सर ट्रेन में सीट ही नहीं है, ट्रेन पूरी भरी पड़ी है, कहाँ से दिला देंगे सीट। तो मैंने कहा ये तो बात गलत है ना, आप उनको बोलिए या तो सीट दिलाइए या फिर दिल्ली स्टेशन आ रहा है, मैं दिल्ली में ट्रेन को रोक दूंगा, नहीं आगे जाने दूंगा। या तो मेरा पैसा रिफ़ंड कर दीजिए, मैं खुद दिल्ली उतर जाऊंगा, उनको मेरी सीट दे दीजिए, वो कंफर्टेबली जाएंगे और मैं अपना कुछ और बंदोबस्त कर लूँगा। पर ये पॉलिसी के अंतर्गत मैं इस ट्रेन के डब्बे में नहीं ट्रैवल करूँगा। तो नहीं सर आप शांति होइए, मिठाई लेकर आए थे वो पेठा, बोले सर मीठा खाओ। मैंने खा लिया, बट मीठा खाते हुए भी मेरा दिमाग जो है वो मिठास नहीं आ रही थी, दिमाग में कड़वापन हो रहा था। और मैं अंतर्मन मेरा ना ये सोच रहा था कि ऐसी प्रवृत्ति क्यों हो गई है इस समय, समझ में नहीं आ रहा था मुझे कि मेरी ऐसी प्रवृत्ति क्यों हुई है। तो ऐसा सोचकर मैं वापस जाके अपने सीट पर बैठ गया और उन्होंने कहा सर 15 मिनट दीजिए, वो आके उनको कहीं और बैठा देंगे, आपके कैबिन से हटा के कहीं और बैठा देंगे। मैंने कहा ठीक है वैसा करिए आप। 15 मिनट इंतज़ार किया, वो आए नहीं। फिर मैं उठकर मैं गया तो फर्स्ट एसी के ही हमारा कैबिन नंबर था कैबिन सी। अब आप देख सकते हैं वीडियो में, मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए हमारा फर्स्ट एसी का जो कंपार्टमेंट है वो कैसा था, देखिए इस कंपार्टमेंट को। हर इंसान चाहता है कि रेल का सफ़र सुहाना हो, आरामदायक हो। इसलिए तो हम रेल की पॉलिसी के छोटे लूप होल खोलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप सबका सफ़र सुहाना रहे और सुंदर रहे। तो आपने देखा फर्स्ट एसी के कंपार्टमेंट में काफ़ी सारे कैबिन्स होते हैं, जिसमें कैबिन और 2-3 कूपे भी होते हैं। तो ये पूरे कैबिन में हमारा कैबिन नंबर था सी। और जैसे ही मैं सी से डी, ई, एफ, जी, एच कैबिन के पास पहुंचा तो एच कैबिन में मैंने देखा कि चारों टीसी वहाँ पर कैबिन में बैठे हुए हैं। वो मोटे वाले टीसी भी वहीं पर थे। तो मैं वहाँ गया तो बाकी के 2 टीसी जिनसे मैंने अभी बात की थी वो भी वहाँ थे। वो भी भौचक्के हो गए मुझे देखकर। मैंने कहा टीसी साहब आपने कहा था कि अभी आप उनको सीट दे दोगे और कंफर्म कराओगे, आप सीट क्यों नहीं दे रहे? तो बोले सर मैंने आपसे कहा ना दिल्ली आएगा तब दिल्ली में देख लेंगे। मैंने कहा दिल्ली को आने में भी 2.5 घंटा है, यानी रात के 11 बजे करीब दिल्ली आएगी, 10:30-11 बजे, तब तक 2.5 घंटा में ऐसे हम 3 जन एक ही सीट के ऊपर बैठे रहेंगे, जबकि 2 जन की बैठने की सीट होती है। तो बोले सर दिल्ली तक रुकिए ना, सीट नहीं है तो मैं क्या करूँ? मैंने कहा वाह वाह टीसी साहब, ये एच कैबिन जहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस कैबिन में तो मुझे कोई पैसेंजर दिखाई नहीं दे रहा है। आप चारों लोग यहाँ पर बड़े मज़े से बैठे हुए हो। क्या टीसी का यही धर्म है कि स्वयं आराम से जाए और पैसेंजर को कष्ट में रखे? जब आपको पता है कि यहाँ पर इस एच कैबिन में कोई भी पैसेंजर दिल्ली से पहले चढ़ने वाला नहीं है, तो आप इस कैबिन में उन बुज़ुर्ग को सीट दे नहीं सकते 2.5 घंटे के लिए, ताकि वो भी आराम से लेटे और मैं भी अपने कैबिन में आराम से रहूँ। अब ये बात सुनकर वो टीसी चारों के चारों एकदम भौचक्के हो गए और बोले नहीं सर ठीक है आप जाइए, हम उनको बुलाकर इधर सीट दे देते हैं। मैंने कहा अरे मेरे बोलने की बात होनी ही नहीं चाहिए थी। आप पिछले 1 घंटे से गा रहे हो सीट नहीं है, सीट नहीं है। कस्टमर केयर में मैंने कॉल कर लिया, वो भी बोल रहे सीट नहीं है, सीट नहीं है। और यहाँ पर एच कैबिन में चारों सीटें खाली हैं। सर बोले दिल्ली तक ही खाली है। मैंने कहा है तो सही ना दिल्ली तक खाली, और दिल्ली को आने में 2.5 घंटा है।
जब मैंने कंप्लेंट की थी तब 3-3.5 घंटा था, आप आराम से सीट दे सकते थे यहाँ पर उनको बैठने के लिए, नहीं दी आपने। क्यों? क्योंकि आप लोगों को बैठना है यहाँ पर, पैसेंजर चाहे तकलीफ़ में जाए, टीसी तो आराम से बैठ कर जाएंगे। ये धर्म नहीं है, ये गलत धर्म है और इसी को हम अधर्म कहते हैं। किसी को भी कष्ट देना सबसे बड़ा अधर्म होता है और किसी की तकलीफ़ को समझना और उसे जितना हो सके तकलीफ़ से मुक्त करने की कोशिश करना, वही धर्म होता है। तो बोले सर आप जाइए, हम बुला के उनको इधर दे देते हैं। फिर मैं गया अपने कैबिन में, 2 मिनट में टीसी आए। वो बुज़ुर्ग आदमी जो थे उनको कहा कि सर आप एच कैबिन में आ जाइए, वहाँ पर सीट है दिल्ली तक, फिर दिल्ली के बाद जो टीसी चढ़ेंगे वो देखेंगे कि क्या कार्य हो रहा है। तो फिर वो बुज़ुर्ग उठ के वहाँ चले गए, उनकी वाइफ वहाँ पर सोई रही अपनी सीट के ऊपर और हम लोग कंफर्टेबल हो गए कि चलो 4 लोगों की सीट है, 4 जन बैठे हुए हैं। अंतर्मन में मेरे अब भी एक डर सता रहा था कि दिल्ली के बाद क्या, दिल्ली के बाद पूरी रात और नेक्स्ट डे का आधा दिन तक इन्हें भुसावल उतरना है, सीट ये लोग देंगे नहीं इतनी आसानी से। तो अब सुनिएगा ध्यान से कि आखिर हुआ क्या। इस घटना को अंत तक सुनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर रेलवे की पोल भी खोलूँगा, भगवान हर जीव का ध्यान कैसे रखते हैं वो भी बताऊँगा और साथ साथ प्रभु कैसे एक आत्मा को दूसरे आत्मा से जब मिलाते हैं ना तो कोई ना कोई कारण होता है। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ के बाद दूसरे पैसेंजर चढ़े, उनसे मेरी क्या मुलाकात हुई और उस मुलाकात में कौन सा रहस्य खुला, ये भी बताऊंगा इस घटना के ज़रिए। अब भाई साहब दिल्ली स्टेशन आया। अब दिल्ली स्टेशन आया, मैं दिल्ली स्टेशन पे रात के करीब 10:30 पौने 11 बज रहा होगा, उस समय स्टेशन पे उतरा देखने के लिए कि कौन से दूसरे टीसी अब यहाँ पे चेंज होने वाले हैं। और मेरे साथ साथ वो जो बुज़ुर्ग आदमी थे भाई साहब, वो भी वहाँ पर दिल्ली के स्टेशन पर उतरे। मैंने उनसे पूछा कि आपने टीसी से बात की, वो आपको सीट दे रहे हैं अभी आगे? तो बोले तो हैं लेकिन बोल रहे हैं कि सीट नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं टीसी से बात करता हूँ, आपको सीट दिला कर रहूँगा आज पता नहीं मेरी प्रवृत्ति को भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया है कि मैं ज़िद पर अड़ गया हूँ कि आपको मैं इस ट्रेन में सीट दिला कर रहूँगा। तो वो भी भौचक्के होकर देखने लगे, भाई अजीब आदमी है, मुझे सीट मिले नहीं मिले इसे क्या तकलीफ़ हो रही है, और मेरा मन कह रहा था कि मुझे तकलीफ़ ये हो रही है कि मेरे 4 की सीट पे 5 जन बैठे हुए। आत्मा कह रही थी कि नहीं इनको सीट मिलनी चाहिए। ऐसा द्वंद्व, ऐसी प्रवृत्ति। अब वहाँ खड़े थे तो थोड़ी देर में हमारे डब्बे के सामने रेलवे स्टेशन पे 3 टीसी आए। उन तीनों टीसी के पास में मैं गया और मेरे जाने से पहले वो बुज़ुर्ग जाकर बात कर चुके उनसे। मैं गया और मैंने कहा भाई साहब इनको सीट दिलानी है। तो बोले सर अभी तो ये बोलकर गए हैं। और हमने कहा अभी ट्रेन जब चलेगी यहाँ से, ट्रेन के चलने के बाद में हमारे पास में चार्ट अपडेट हो जाएगा हमारे टैब के ऊपर, और चार्ट के अपडेट होते ही फिर हम देख लेंगे कहाँ पर सीट खाली है तो सीट दे देंगे। मैंने कहा यदि सीट खाली नहीं हुई तो बोले सर नहीं खाली हुई तो वो आपके डब्बे में जाएंगे जैसे जा रहे हैं। मैंने कहा तो गलत है। बोले सर रेलवे की पॉलिसी है, आपको पता नहीं है क्या कि एक भी अगर कंफर्म टिकट हो जाती है तो बाकी उस टिकट पे जितने भी यात्री हैं, 5 हो 6 हो 7 हो, मैक्सिमम 9 लोगों की टिकट आप बुक करा सकते हो, तो 8 भी हो तो वो जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। मैंने कहा वाह, तब तो रेलवे की इस पॉलिसी में एक दिन ऐसा होना चाहिए कि ऐसे कम से कम भी 100 परिवार हो जिनमें 8-8 लोगों की टिकट कंफर्म नहीं हो और एक कंफर्मेशन हो जाए हर टिकट के ऊपर और सबके सब ट्रेन में चढ़े, तब पता चलेगा आपको कि ये पॉलिसी आपकी कितनी गलत है। तो ले सर कह तो दिया ना आपसे, आप जाके बैठिए, उनको सीट मिलेगी, हम दिला देंगे। मैंने कहा पक्का दिला दो? बोले सर कितनी बार कहूँ, दिला देंगे। देखिए वो टीसी को दिखाता हूँ मैं आपको वीडियो में। मैंने छुप कर से वीडियो ले लिया उनका, क्योंकि उनको नहीं पता चलना चाहिए कि मैं वीडियो ले रहा हूँ, लेकिन एविडेंस के लिए मैंने लिया ताकि आप लोगों को पता चले कि जो मैं घटना बता रहा हूँ वो सत्य घटना है, 100% सत्य घटना है। देखिए गाड़ी संख्या 12,172 हरिद्वार लोकमान्य तिलक टर्मिनस एसी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने को तैयार है। हमारी सफल, सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। तो देखा आपने वो तीनों टीसी, फिर वो अंकल जी जो थे भाई साहब वृद्ध, वो भी चढ़ गए अपने ट्रेन में, मैं भी चढ़ा, सिग्नल हुआ, हॉर्न हुआ, ट्रेन चालू हो गई, तीनों टीसी चढ़े अंदर। वो अंकल जी आके फिर हमारी सीट पर बैठ गए वापस कैबिन में। मैंने कहा क्या हुआ भाई साहब, आप फिर आ गए? तो नहीं, उस एच कैबिन में
दूसरे पैसेंजर्स आ गए, दिल्ली से चढ़ गए 4 पैसेंजर। मैंने कहा अच्छा। तो टीसी ने क्या कहा, बोले कि आप बैठिए 15 मिनट, वो देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है, वो सीट आपको देंगे, पक्का देंगे। तो बोले अच्छा। मैंने कहा पक्का देंगे, क्योंकि उनके दिमाग में मैंने बार बार डाल दिया कि सीट देना है, नहीं देंगे तो मैं ट्रेन को बीच में रोक दूंगा या आपकी कंप्लेंट ऊपर तक करूंगा, ये काम करूंगा ज़रूर। हालांकि मैं वो काम करता नहीं कि ट्रेन को रोक कर बाकी पैसेंजर्स को तकलीफ़ दो, ज़्यादा से ज़्यादा ये करता कि कंप्लेंट को एस्केलेट करता ईमेल के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए, और चुप नहीं बैठता। तो हम थोड़ी देर बैठे रहे, 20-25 मिनट। उन्होंने अपना बिस्तर विस्तर लगा लिया, वो दोनों के दोनों हस्बैंड वाइफ एक ही सीट के ऊपर सो गए। तो टीसी के पास टीसी आया थोड़ी देर में। मैंने टीसी से कहा कि देखिए टीसी साहब, अब आप इस बात को ध्यान से सुनिए, इस कैबिन में मैं भी पेशेंट हूँ, ये हस्बैंड जो है ये भी पेशेंट है, इनकी वाइफ भी पेशेंट है, हम 3-3 लोग पेशेंट हैं, और 3 पेशेंट को आप कैसे 2 सीट के ऊपर दोनों पेशेंट सोएं? उनको कुछ रात में हो गया उल्टा सीधा, तब कौन इसका जिम्मेदार होगा? तो टीसी बोला सर सीट नहीं है, मैं क्या करूं? मैंने कहा किसी भी तरह से आप पता करिए ना, अभी सीट नहीं होगी तो दिल्ली से लेकर किसी स्टेशन तक सीट होगी, उस स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक कहीं ना कहीं सीट का अरेंजमेंट होगा, आप देखते क्यों नहीं है? तो बोले हाँ सर देखता हूँ, मैं पता करता हूँ। ऐसा बोलकर टीसी चला गया। और फिर मैंने उन भाई साहब को बोला कि देखिए ये टीसी क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। इनके सिस्टम में जो है ना अपडेट हो जाता है कौन कौन सी सीटें खाली हैं। अब आप सोचिए, जैसे इनको अगर पता चला कि कैबिन एच में एक सीट खाली है, तो वो कैबिन एच की सीट इनको ऑटोमेटिकली आपको एलोकेट कर देनी चाहिए, और वो सिस्टम के ज़रिए रेलवे कहता है ऑटोमेटिकली एलोकेट हो भी जाती है। अब इन्होंने अगर ऑटोमेटिकली वो सीट एलोकेट हो गई ना, तब भी आपको आके नहीं बताएंगे कि आपको सीट एलोकेट हो गई है, क्योंकि आपके ज़रिए तो कोई कम्युनिकेशन होता नहीं है, और आपको ये बताएंगे नहीं, और क्या करेंगे, उस सीट को किसी और पैसेंजर को पैसा खा के दे देंगे। तो बोले हाँ ये बात तो सही है। मैंने कहा ये होती है धांधली। चलो कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा वॉशरूम यूज़ करना था, तो मैं वॉशरूम के लिए बाहर निकला कैबिन से, यही मन में सोचते हुए कि आज रात भर तो बस ये 5 जन कैबिन में हम लोग सोने वाले हैं, 4 के कैबिन में, और कोई उपाय नहीं है। जैसे ही मैं वॉशरूम के पास में गया, तो दूसरे डब्बे में वॉशरूम के सिंक के सामने ही एक हस्बैंड वाइफ छोटे से बच्चे को लेकर गोद में लेकर नीचे ज़मीन पर बैठे हुए थे, सिंक के सामने ट्रेन के डब्बे में। मैंने उन्हें देखा तो मेरा हृदय जो है करुणा से भर गया बहुत, और मैंने उनको बोला हस्बैंड वाइफ को, क्या बात है आपको सीट नहीं मिली? बोले नहीं हमारी वेटिंग लिस्ट है। तो मैंने कहा ऐसे बैठ के जाओगे छोटे बच्चे के साथ में? तो ले सर क्या करें, मुझे इतनी दया आई ना उस समय कि मैं अपनी सीट इनको दे देता हूँ, इनको बोलता आप जाइए अंदर बैठिए, मैं बाहर रह जाऊँगा। लेकिन फिर तुरंत ये ख्याल आया कि मैं इस समय ऐसी अवस्था में हूँ कि मैं ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता हूँ, ज़मीन पे बैठ नहीं सकता हूँ, और क्या करूँ, इनको सीट इसलिए दे नहीं पाऊँगा, और ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता, ज़मीन पे बैठ इसलिए नहीं सकता क्योंकि मेरा जस्ट अभी रिसेंटली L4 L5 कमर का ऑपरेशन हुआ है, तो मुझे सख्त आराम की ज़रूरत होती है, मैं चलने में तकलीफ़ हो जाती है पैरों में, तो इसलिए डॉक्टर्स ने कहा था कि आपको बेड रेस्ट करने की बहुत ज़रूरत है, तो मैं इनको सीट नहीं दे सकता हूँ। तो फिर उन्हें दिलासा देने के लिए मैंने कहा मैं आप दोनों के लिए भी टीसी से जाके बात करता हूँ, वो आपको सीट दिलाएंगे, कहीं ना कहीं तो सीट होगी, नहीं होगी तो वो अपनी सीट दे सकते हैं, अपनी सीट दिलाएंगे, वो खुद बैठ के या खड़े रहकर जा सकते हैं। तो बोले कि हाँ ठीक है आप बात कर लीजिए। तो मैं गया, मैंने टीसी से बात कर ली उनके लिए भी। बोले सर पहले आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर ले हम, फिर उनका प्रॉब्लम देखेंगे। मैंने कहा प्रॉब्लम तो है, मेरी भी है उनकी भी है, सबकी प्रॉब्लम देखना आपका फ़र्ज़ है, आप देखिए ज़रूर से। बोला सर आप जाइए अपने कैबिन में, हम देखते हैं। और मैं अपनी कैबिन में आ गया। अब मुझे यकीन ये था कि ये टीसी ज़रूर कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करेगा, क्योंकि वो बेचारा परेशान हो गया मेरी बार बार उसको याद दिलाने से। और हुआ भी ऐसा ही। नेक्स्ट 5 मिनट्स के बाद में वो टीसी आया हमारे कैबिन में, और उसने कहा कि भाई साहब उन वृद्ध कपल जो थे कि आपको एक सीट में दिला रहा हूँ, आप आ जाइए सीट पे वहाँ पर। तो बोले कि अच्छा ठीक है मैं आता हूँ, हाँ आप बता दीजिए कौन से कैबिन में। तो उन्होंने कोई कैबिन दिया उनको, E या F कैबिन दिया। बोले उस कैबिन में आ जाइए, अगला स्टेशन जो है वो 3 घंटे में आने वाला है, तब तक तो सीट के ऊपर कोई पैसेंजर नहीं है। तो बोले अभी रात के 12 बज रहे हैं, 3 बजे अगला स्टेशन आएगा, उस पर अगर कोई पैसेंजर चढ़ गया तो मैं कहाँ जाऊँगा? तो बोले सर फिर कहीं और दे दूँगा ना। बोले ऐसे रात भर आप घुमाते रहोगे मुझे? तो बोले सर आप बैठिए तो सही, अभी 2-2.5 घंटा तो आप आराम से सो जाओगे। तो बोले अच्छा ठीक है। तो टीसी वहाँ से गए, ये हस्बैंड वाइफ दोनों के दोनों उठे, इन्होंने अपनी दवा का डब्बा खोला, और दवा का डब्बा जैसे ही खोला तो मैंने कहा आपको तकलीफ़ है? भाई साहब से पूछा, आप भी पेशेंट हैं?
तो बोले हाँ, मेरा अभी ही कुछ महीने पहले ओपन हार्ट सर्जरी हुआ है। मैंने कहा ओपन हार्ट सर्जरी? बोले हाँ, 6 ब्लॉक थे हार्ट में और ओपन हार्ट सर्जरी मेरी हुई पूरी की पूरी, क्योंकि 6 ब्लॉक्स को तो स्टेंट नहीं डाल सकते थे और पूरा बाईपास सर्जरी हुआ है मेरा। बाईपास सर्जरी होके अभी मैं थोड़ा सा ठीक हूँ। तो मैंने कहा ओ, अब मेरे अंतर मन में मैं कह रहा हूँ अपने आप से, अब बात समझ में आई क्यों प्रभु ने मेरी प्रवृत्ति ऐसी बना दी कि मुझे कोफ्त होने लगी कि भाई ये 2 पैसेंजर एक ही सीट के ऊपर क्यों बैठे हुए हैं। और मैंने टीसी से भी झगड़ा किया, कंप्लेंट भी की, क्यों प्रभु ने मुझसे ये करा है, जबकि सामने वाले कपल को क्या लग रहा होगा कि ये भाई साहब को चैन नहीं है, ये नहीं चाहते कि हम दोनों अपने एक ही कैबिन के अंदर बैठे एक ही सीट के ऊपर। उन्हें तो ऐसा ही लगेगा, अब सामने वाला इंसान तो देखकर यही सोचेगा। और मैंने कहा भाई सोचने दो, मैं गलत तो नहीं हूँ। तो लेकिन अंतर मन में अब समझ में आया कि प्रभु ने ये सारी लीला रचना क्यों कराई, क्योंकि ये ओपन हार्ट सर्जरी के पेशेंट थे, बाईपास वाले पेशेंट। अब बाईपास सर्जरी हुए पेशेंट एक सीट के ऊपर अपनी वाइफ के साथ में सोए तकलीफ़ में, उनको कितना कष्ट होगा ना। ये कष्ट उन्हें ना हो, इसीलिए भगवान ने मुझे वैसी बुद्धि दी, मेरी प्रवृत्ति वैसी बनाई। मैं टीसी से जाके लड़ा, कंप्लेंट भी की मैंने और आखिरकार उनको सीट दिलाई। लेकिन अंतर मन में अब भी ये आ रहा था कि सीट मिली भी है तो 2.5 घंटे के लिए मिली है, इनको तो पूरी रात भर के लिए सीट मिलनी चाहिए। अगले स्टेशन भुसावल जहाँ ये उतरेंगे तब तक के लिए सीट मिलनी चाहिए। तब तो सोचूं कि ये प्रभु की लीला है, नहीं तो फिर ये मेरे मन का भ्रम है केवल। तो अब रात के करीब 2 बजे होंगे, 2 बजे वो भाई साहब वापस से हमारे कैबिन में आ गए। मैंने कहा क्या हुआ? तो ले नहीं, वो उधर दूसरे पैसेंजर चढ़ गए स्टेशन से। मैंने कहा अच्छा, तो आपको सीट नहीं दी? बोले नहीं, सीट तो अभी दी नहीं है। तो उनकी वाइफ भी खड़ी हो गई और उतने में वो टीसी आया और टीसी आके बोला कि सर चलिए आपको दूसरे डब्बे में, आपकी इसी डब्बे में एफ़ कैबिन में या ई कैबिन में, वो ई और एफ़ मुझे ध्यान में नहीं है, पहले ई दिया था या एफ़ दिया था और अभी दूसरा कैबिन दिया, बोले उसमें सीट हो गई है। तो बोले भुसावल तक हो गई है? बोले हाँ भुसावल तक हो गई। तो उनकी मिसेस ज़ोर से चिल्लाई, बोले क्या लगा रखा आप लोगों ने, इधर से उधर उधर से इधर आप घुमाते जा रहे हो, रात भर के ये ऐसे ही करते बैठेंगे क्या? हाँ। तो टीसी बोला नहीं नहीं बहन जी, इनको सीट करा दी है भुसावल तक के लिए, अब आराम से जाके सो सकते हैं। तो उनकी मिसेस को भी थोड़ा मन में तसल्ली हुई कि हाँ चलो इन्हें सीट मिल गई, अब ये आराम से रात भर सोएंगे और मैं भी आराम से सोऊंगी। तो मैंने मिसेस से पूछा भाभी आपको भी कोई तकलीफ़ है? तो बोली हाँ मेरे भी कमर का तकलीफ़ है, L4 L5 का, और उसकी फ़िज़ियोथेरेपी एक्सरसाइज वगैरह चालू है, तो कमर में बहुत दर्द रहता है। तब मेरी बात समझ में आई कि देखो ये सारा चक्रव्यूह, ये सारी लीला, ये मेरे कृष्ण की लीला थी। मेरे कृष्ण को पता था कि ये दोनों जो पैसेंजर चढ़े हैं टपरी स्टेशन से, ये दोनों के दोनों पेशेंट हैं। मुझे तो नहीं पता था, मैंने तो टीसी को ऐसे ही बोल दिया कि मैं भी पेशेंट हूँ। हाँ मैं तो पेशेंट था, लेकिन वो दोनों पेशेंट है ये मुझे नहीं पता था। बट अंतर मन से आत्मा ने कह दिया कि दोनों पेशेंट है टीसी के सामने, जबकि इन दोनों ने मुझे तभी खुलासा नहीं किया था कि दोनों पेशेंट है, बाद में पता चला। तो प्रभु ने अंतर मन में दे दिया कि दोनों पेशेंट है और इनको सीट दिलाने के लिए मुझे लड़ना है। और देखो आखिरकार इनको भुसावल स्टेशन तक के लिए सीट मिल गई। और कैसे मिली? इतनी मुशक्क़त के बाद। वो भाई साहब जब उठ के जाने लगे रात के 2-2:30 बजे, बोले सब थैंक यू आपको, आपकी वजह से सीट मिल गई हमें। मैंने कहा नहीं नहीं भाई साहब, आप थैंक यू क्यों कर रहे हो, ये तो ऊपर वाला है, ये बुद्धि फेर देता है ना जब। तो भक्त जो होते हैं, धर्म की राह पर चलने वाले जो होते हैं ना, उनकी बुद्धि ये फेरता है किसी ना किसी की मदद कराने के लिए। और जो अभक्त होते हैं, अधर्मी होते हैं, उनकी बुद्धि ये ऐसे मारता है कि वो पाप कर कर के नष्ट हो जाते हैं और फल भोगते हैं फिर उसका। तो मेरी प्रभु ने मेरी बुद्धि ऐसी कर दी कि आपको सीट दिलानी है और देखो सीट आपको मिल गई, अब आप आराम से जाइए, चैन से सो जाइए। तो वो सोने के लिए अपना बिस्तर लेकर चले गए। तो यहाँ पर देखा आपने रेल की पोल कैसे खुली और भगवान ने लीला कैसे की। अभी तो 2 लीलाएं और बाकी हैं, ध्यानपूर्वक इस घटना को सुनिए। अगली लीला क्या हुई? जैसे ही वो भाई साहब अपने तकिया, चद्दर, कंबल, सब दवाइयाँ वगैरह सब कुछ लेकर हमारे कैबिन से निकल कर दूसरे कैबिन में चले गए, यहाँ मैंने फिर अपना बिस्तर वगैरह लगाया, अपने बच्चे को बोला बेटा तू सो जा। तो देखा तो मेरा बेटा जो है वो 2 तकिए लेकर सोई हुई थी। हर एक पैसेंजर को कैबिन में 1 तकिया, 1 कंबल और 2 चद्दर और 1 टॉवेल ये मिलता है।
तो मैंने देखा बच्चा है 2 तकिया लेके सोया हुआ है, तो वो देने लग गई मुझे तकिया। तो मैंने कहा नहीं नहीं तुम सो जाओ, मैं तो कंबल लेकर सो जाऊँगा आराम से। ध्यानपूर्वक सुनना, मैंने बच्चे से कहा मेरे मैं कंबल लेकर सर के नीचे लगाकर सो जाऊँगा। अब प्रभु कितना ध्यान रखते हैं हर भक्त का। तो बोले अच्छा आप सो जाओगे पक्का? मैंने कहा हाँ हाँ सो जाऊँगा। अंतर मन ये कह रहा था अरे मेरा बच्चा है, 2 तकिया, तकिए बहुत पतले पतले होते हैं रेलवे के, तो 2 तकिया कम से कम चाहिए, सो के आराम से सो जाएगी। तो ये सोचकर मैं नीचे अपनी सीट के ऊपर बैठा और जैसे ही लेटा, लेटते ही मेरे सामने जो वो बुज़ुर्ग पुरुष थे, उनकी जो वाइफ़ थी, उनको फ़ोन आया। उनकी वाइफ़ को फ़ोन आया उनके हस्बैंड का, और फ़ोन आने पर वो हस्बैंड ने कहा उनसे कुछ, तो वाइफ़ इधर उधर ढूंढने लगी। मैंने कहा क्या हुआ, आप क्या ढूंढ रहे हो? बोले नहीं वो चश्मा भूल गए अपना, तो चश्मा ढूंढ रहे। देखो मैंने जैसे ही अपनी बच्ची से कहा कि तू 2 तकिया लेके सो जा, मैं एक कंबल के सर के नीचे लगा के सो जाऊंगा, लाइट हमने पूरी बंद कर दी थी कैबिन की, और उतने में उनको फ़ोन आया हस्बैंड का कि मेरा चश्मा खो गया है। तो ये उठ के चश्मा ढूंढने लगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, रुको मैं लाइट चालू करता हूँ, आप देख लीजिए आराम से। और मैं लाइट चालू करने गया, जैसे ही लाइट चालू करने गया तो लाइट के बटन की जगह मुझसे बेल का बटन दब गया गलती से। फिर मैंने मोबाइल की रोशनी से देखा, अरे बेल का बटन दब गया। बेल यानी अटेंडेंट को बुलाने का बटन होता है, वो फर्स्ट एसी के कैबिन में या सेकंड एसी में भी होता है, आप अटेंडेंट को बुला सकते हैं। तो बेल का बटन दब गया। मोबाइल के रोशनी में मैंने लाइट चालू की तो उन्होंने सब जगह देखा, उतने में अटेंडेंट आ गया। रात के करीब 2:30-3 बज रहे थे। अब अटेंडेंट आ गया तो मैं मन में सोचूं यार बेल तो गलती से दब गई, ये बेचारा नींद तोड़कर आया, अब इसको क्या बोलूँ। मैंने उसको बोल दिया भैया आप एक काम करिए, एक तकिया है एक्स्ट्रा तो ला दीजिए मुझे। तो बोला हाँ सर ला के देता हूँ तकिया। वो चला गया, ला के तकिया उसने मुझे दिया, और उतने में उनकी वाइफ़ को वापस से हस्बैंड का फ़ोन आया, और हस्बैंड ने कहा अरे मेरा चश्मा तो मेरे पास ही है, मैं भूल गया था कि मैंने मेरी जेब में रख रखा है। देखा आपने प्रभु की लीला को। जैसे मैंने मेरी बच्ची का ध्यान रखते हुए 2 तकिए उसको दे दिए सोने के लिए, प्रभु ने देखा कि मैं बिना तकिए के सोने वाला हूं, तो उन्होंने उनके हस्बैंड की बुद्धि को थोड़ा सा घुमा दिया और भुला दिया कि उनके पास ही चश्मा है। और उन्होंने अपनी पत्नी को फ़ोन किया, पत्नी ने चश्मा ढूंढने लगे अंधेरे में, और अंधेरे में ढूंढते ढूंढते मैंने लाइट का बटन ऑन करने की जगह बेल का बटन दबा दिया, और वो अटेंडेंट आ गया, और अटेंडेंट को मुझे बोलना पड़ा भाई एक तकिया ला के दे दो, नहीं तो बेचारा सोचेगा अननेसेसरी रात को परेशान कर रहे हमें। उसने लाके मुझे तकिया दे दिया। तो मैं बिना तकिए के नहीं सोऊं, इसलिए भगवान ने उनको चश्मा बुलवा दिया, और तुरंत के तुरंत फ़ोन आ गया तकिया के आते ही कि भाई चश्मा तो मेरे पास में ही है। ऐसा भी नहीं था कि चश्मा सही में भूल गए थे, चश्मा उनके पास ही था, उनको मिल भी गया तुरंत। तो ऐसे प्रभु लीला करते हैं, अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। बस हम समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ पर भगवान हमारा ध्यान रख रहे हैं। अरे आप इसी बात से समझ जाओ, आपको मनुष्य तन दिया है, मानव तन 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मिलता है, इतनी आसानी से नहीं मिलता है। तो ये जो मानव तन मिला है ये इतनी योनियों में भटकने के बाद मिला है ना। और फिर ये सूर्य देव हैं, ये रोशनी कंटिन्यू देते हैं, हमें ऊर्जा देते हैं, विटामिन डी देते हैं, सारे पेड़ पौधे इन्हीं की वजह से उगते हैं, सब खेत खलियान इनकी वजह से उगते, तो हमें भोजन मिलता है। इतना सब कुछ तो भगवान हमारा ध्यान रख रहे, तो आप कैसे बोल सकते हो कि प्रभु हमारा ध्यान नहीं रख रहे हैं? कितना ही बड़े से बड़ा कष्ट क्यों ना हो, तकलीफ़ क्यों ना हो, कभी ऐसा मत कहिए कि प्रभु हमारा ध्यान नहीं रख रहे, क्योंकि प्रभु हर किसी के संसार का ध्यान रखते हैं। जैसे मेरे श्री कृष्ण ने कहा मैं तुम्हारे संसार का ध्यान रखूँगा, तुम मेरे संसार का ध्यान रखो, ऐसे आपको सबके संसार का ध्यान रखना है। अब इन दोनों हस्बैंड वाइफ से हमारी खूब मेल जोल बातें हुई। भुसावल स्टेशन पे फिर ये दोनों के दोनों उतर गए, और मुझे बहुत थैंक यू धन्यवाद देते हुए गए कि आप नहीं होते तो हमें सीट नहीं मिलती, और सीट नहीं मिलती तो हम आराम से सो नहीं पाते, सफ़र आराम से कर नहीं पाते। हम तो हरिद्वार वगैरह सब घूम कर आए, तीर्थ यात्रा कर, लेकिन बहुत थक गए थे। मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, ये जो किया उस ऊपर वाले परमात्मा ने किया। उसकी लाठी में बड़ा दम होता है, उसे पता है कब किसके लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो सब का लेखा लिखता है, और सब कुछ पता होता है, ज्ञात होता है कि कैसे कैसे उसे जीव को चलाना है। ऐसा कहकर वो दोनों उतरे। उन दोनों के उतरते ही दूसरा पैसेंजर एक आया, और वो हमारे कैबिन में एंट्री की। ये थे मेल पैसेंजर। ये आकर बैठे हमारे कैबिन में, एक ही सीट थी उनकी, कंफर्म थी, आकर बैठे। हम खाना खाने के लिए बस परोस ही रहे थे कि खाना खा लेंगे, क्योंकि हमारा भी खाना आ गया था उस स्टेशन पे। और जैसे ही परोसने लगे तो
हरिद्वार टू मुंबई 12172 रेल के सफर के दौरान कौन सी ऐसी दो अद्भुत घटना घटी जिसने टीसीस को भी हिला कर रख दिया। रेल की कौन सी पोल खुली, कैसे पैसेंजर यात्री ट्रैवल करते समय परेशान हो जाते हैं, और इस सफर के दौरान ऐसी कौन सी दो अद्भुत घटना घटी जिससे आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आप कभी भी जीवन में भूल न पाएंगे। ऐसी दो अद्भुत घटनाओं को यदि देखना चाहते हैं तो हरिद्वार टू मुंबई 12172 ट्रेन के सफर के दौरान हुई इन दो घटनाओं को देखना न भूलें, जरूर देखें। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम।